हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूरो विद वकास असलम। आज एक और सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये भी इंसबर्ग से हैं। तो इन भाई का जो है एमएससी मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में एडमिशन हुआ है। तो दो तीन चीज़ें हैं जो स्टार्ट में मैं आपको बता दूं कि इस पॉडकास्ट में जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन भाई की जो है बर्थ सर्टिफिकेट वो सेकंड वेरिफिकेशन में गया था, तो उसका क्या प्रोसीजर था, उसने इनके एप्लीकेशन को कितना डिले किया, वो चीज़ हम इनके साथ स्पेशली डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है, हम मेरे साथ हुमायूं इकराम है। इनका जो है ये खुद को स्पॉन्सर किया इन्होंने, ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड थे। तो ये इन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए, इनकी क्या प्रोफाइल थी, वो चीज़ भी हम जो है आज की पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट पे जो कुछ लोगों के लिए आजकल एक इशू बना हुआ है रूम का, कि इंसबर्ग में या ग्रास में समटाइम्स ये हो रहा है आजकल के रूम नहीं मिल रहा। तो इन्होंने कब अप्लाई किया था, तो कैसे जो इन्होंने रूम हंट किया था, ये हमारे इंशाल्लाह जो हैं हाईलाइट पॉइंट्स होंगे। तो पॉडकास्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आइए आपका वेलकम करते हैं और बहुत बहुत मुबारक कि आपकी आरपी अप्रूव हो गई है। तो पहले तो ये बताएंगे कैसा लग रहा है आपको थैंक आरपी अप्रूव होने पे। थैंक यू सो मच भाई, आपने मुझे इनवाइट किया और बहुत खुशी हो रही है। ये सब जो है आपकी वजह से, और जो है ना मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा अफजाल भाई इनका, जिन्होंने जो है ना मुझे हर मौके के ऊपर भाइयों की तरह गाइड किया। आपसे भी मैंने बहुत ज़्यादा गाइडेंस ली है, और आपकी जो वीडियोस वगैरह थी माशाल्लाह उनसे काफ़ी हद तक जो है ना गाइड मिली है। तकरीबन सारी गाइडेंस आप लोगों से ही ली है, क्योंकि मैं थोड़ा सा जलील भी हुआ था कंसल्टेंट्स के हाथों, क्योंकि उस टाइम जो है ज़रा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं था, तो इतना मैंने वीडियोस के ऊपर फोकस भी नहीं किया हुआ था। ठीक है। अब भैया आप थोड़ी सी स्टार्टिंग में एक अपनी प्रोफाइल बता दें कि आपने पाकिस्तान में बैचलर्स कब किया था, कहाँ से किया, कितना जीपीए है। जी भाई, मैंने जो बैचलर्स किया है वो मैंने किया है बीबीए ओके। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। मेरा जो बैच था 2021 तक था। ठीक है, तो हम्म। जो मेरा फाइनल हुआ था ये अक्टूबर के अंदर हुआ था, और जो मुझे फाइनल ट्रांसक्रिप्ट जो मुझे मिली थी वो अप्रैल 2022 के अंदर मिली थी। और मेरा जो CGPA है वो 3.12 था, और जो मेरा मेजर था वो मेरा मार्केटिंग में है। ओके, अब ये भी साथ बता दें, आपने आइल्स किया था या विदाउट आइल्स जो है वो आपने अप्लाई किया था। नहीं नहीं भाई, मैंने आइल्स नहीं किया, मैंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पर ही किया है, ओके, सही है। आइल्स अच्छा, नहीं किया हुआ। अप्रैल 2022 में है। अच्छा, आपने जो है थोड़ा सा आप शॉर्ट स्टोरी में बताएं कि आप जो है वेरिफिकेशन के लिए गए और बर्थ सर्टिफिकेट की सेकंड जो है आपका पहली जो रिपोर्ट नेगेटिव क्यों आई, वो एक बताएं कि वो क्या सिनारियो था। जी जी, मैं बता देता हूँ। मैंने जो अपना प्रोसेस मेन स्टार्ट किया था वो मैंने किया था जून 2022 से। तो मुझे उस टाइम पता नहीं था कि ये वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन वाला भी होता है। मैं एक कंसल्टेंट के थ्रू गया था, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो उसने मेरे बिहाफ के ऊपर अप्लाई कर दिया। मुझे एक यूनिवर्सिटी से रिस्पॉन्स आया जुलाई के अंदर। सबसे पहले मैंने इंसब्रुक के अंदर अप्लाई किया, फिर मैंने क्लैगनफर्ड के अंदर भी जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही भेज दिए नोटराइज करवा के, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि लीगलाइजेशन भी होती है, वेरिफिकेशन भी होती है। तो हम्म। उन्होंने मुझे जुलाई के एंड के अंदर मुझे बताया कि आपको जो है ना लीगलाइज डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे। तो देन ठीक है। मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ कि ये तो वेरिफिकेशन होगी, पहले लीगलाइजेशन होगी। तो उस टाइम अपॉइंटमेंट सिस्टम होता था, हम फॉर्म फिल करके मेल करते थे तो एम्बेसी हमें देती थी। तो मैंने एंड ऑफ जुलाई मैंने उनको मेल की थी, और हम्म। मुझे अगस्त के अंदर रिप्लाई आया एम्बेसी की तरफ से, मिड ऑफ अगस्त के अंदर। और उन्होंने मुझे 21 अक्टूबर की जो है ना मुझे दी है वेरिफिकेशन की अपॉइंटमेंट। ओके। ठीक है, तो मैंने अक्टूबर के अंदर जो है ना 21 अक्टूबर को मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना सबमिट करवाए थे। फॉर ठीक है, वेरिफिकेशन, सही है। तो जो जी, तो जो मेरा लॉयर था वो वेरिफिकेशन के लिए आ गया था 21 नवंबर को ही, ठीक एक महीने के बाद। तो उसने जो है ना मुझे वहां पर क्लियरली मेंशन कर दिया था कि भाई ये आपका इशू है, तो आपको जो है ना ये करवाना पड़ेगा। तो अब उसको ये रिक्वेस्ट वगैरह बताइएगा, की थी, लेकिन वो यहाँ जी पे जी, पहले थोड़ा सा ये बताइएगा आपका इशू क्या था बर्थ सर्टिफिकेट में। मेरे बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर जो था ना लेट एंट्री थी। ठीक है, हम्म। और मेरा बर्थ सर्टिफिकेट जो बना था ना 2015 में बना था। ठीक है, हम्म। उसके अंदर मुझे कंफ्यूजन ये आई थी कि जो बाय लॉज थे ना हम्म। पंजाब के जो बाय लॉज हैं हम्म। वो आए थे 2015 के ही अंदर।
और वो लाज आए थे जनवरी के अंदर। मेरा बर्थ सर्टिफिकेट जो बना हुआ था वो 2015 के अगस्त के अंदर बना हुआ था। तो मैंने जो है ना एक दो लोगों से कंसर्न किया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप जो है ना इसके साथ कंटिन्यू करें, क्योंकि इसके अंदर एक अमेंडमेंट भी हुई है जो स्टार्ट ऑफ 2016 के अंदर हुई है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये इस अमेंडमेंट की वजह से जो है ना आपका ये निकल सकता है। तो मैंने फिर उसको सबमिट करवा दिया था, तो लेकिन वो उसके अंदर जो है ना वो इशू आ गया था। अच्छा, उन्होंने जो है ना इनवैलिड डॉक्यूमेंट कर दिया था। यानी कि आपका बीसी इनवैलिड हो गया था। फिर आपको एम्बेसी ने क्या कब आंसर दिया इस चीज़ का? मुझे एम्बेसी ने तकरीबन 4 महीने और 22-23 दिन के बाद जो है ना 20 ऑफ फेब को जो है ना मुझे मेल की थी लीगलाइजेशन प्लस सेकंड वेरिफिकेशन कि आप डॉक्यूमेंट जो है ना। तो मैंने उससे पहले जो है ना एक दफ़ा अटेम्प्ट की थी कोर्ट के अंदर ना कि मेरा जो है ना ये केस हो जाए, ताकि आने से पहले ना रिपोर्ट आने से पहले, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया था कि रिपोर्ट आने से पहले जो है ना मेरे पास कोर्ट की डिग्री हो, ताकि मैं जो है ना फ़ौरन उसको सबमिट कर दूं। सही तो है। लेकिन जब मैंने वो किया था ना कोर्ट के अंदर, तो वो जो जज साहब थे उन्होंने कहा था कि यार आपको जो है ना आपने ये डॉक्यूमेंट जो है ना एक रिलीज हुआ है, ठीक है, यहाँ तो आप इसको कैंसिल करवाओ। तो अगर मैं उसको कैंसिल करवाता था तो फिर ये इशू आता था कि हो सकता था कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती, तो वो फिर गवर्नमेंट के जो है ना उसके अंदर हिसाब के अंदर वो इनवैलिड डॉक्यूमेंट हो जाना था। तो फिर उन्होंने ये कह के जो है ना वो मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि अनटिल और अनलेस कोई लेटर ले आओ आप एम्बेसी से ये डॉक्यूमेंट इनवैलिड है, तो हम फिर लेंगे। वो सिर्फ उसी वजह से कि जो अमेंडमेंट आई थी 2016 के अंदर, ठीक हो गया। उन्होंने कहा था ये जा सकता है आपका, सही। तो लेकिन 20 वो फरवरी इनवैलिड को हो गया आई, था। फिर आपने कब गए आप यूनियन काउंसिल में और अदालत में कब गए, वो थोड़ा सा प्रोसेस शेयर कर दें। जी 20 फरवरी को मुझे आई थी और उन्होंने मुझे कॉल की थी 28 ऑफ फेब को ही ना। तो मैंने जो है ना अगले दिन ही जो है ना अपने वकील से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मतलब वो सारा केस वगैरह बना के जो एक दावा होता है वो कोर्ट के अंदर दिया 23 को आई थिंक। वीकेंड आ गया था ना अंदर शायद, तो इस वजह से जो है ना मंडे को जो है ना उन्होंने दे दी। तो उन्होंने जो है ना मेरी हियरिंग जो फर्स्ट थी 2 दिन के बाद रखी, 24 को। तो मैं गया, सारा कुछ मतलब मैंने डेली बेसिस के ऊपर जो है ना अपनी हेयरिंग वगैरह जो है ना रखवाई। वो आपको पता है जो पाकिस्तान का सिस्टम है दे ले के, सही है। तो मैंने इसी तरह करवाई है। तो वो हमसे ना एक मिस्टेक ये होगी कि जो दावा था ना वो मेरी बजाय ना मेरे फादर ने अपने नाम के ऊपर दे दिया कोर्ट के अंदर। तो चलता रहा। तो जब सारी फाइल कंप्लीट होगी 7 मार्च को 8 तारीख को जो है ना मेरे जो जज साहब थे उन्होंने फैसला देना था। तो उन्होंने जो है ना ये कह के जो है ना फाइल को डिस्पोज कर दिया कि ये तो दावा ही गलत है, ये आपके फादर के नाम पे नहीं आपके नाम पे होना चाहिए था। तो वो उन्होंने डिस्पोज कर दिया। तो उसके बाद फिर जो है ना मैंने रिक्वेस्ट वगैरह की जज साहब से, तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, आपको जो है ना अपने नाम का बड़ी बेस देखूंगा। तो मैंने फिर उसी डे ही जो है ना अगेन अपना एक न्यू केस किया कोर्ट के अंदर। तो मुझे नेक्स्ट हियरिंग जो मिली है वो 9th ऑफ अप्रैल की मिली थी। मैं उस दिन मतलब जो मेरे जो होने थे बयान वगैरह मैंने वो सारा कुछ कर दिया। उससे नेक्स्ट हियरिंग में जो 13 को मुझे मिली थी या 14 को मिली थी, उसके अंदर मतलब वो एक शहादतें होती हैं और जो यूनियन सेक्रेटरी ने आना होता है। तो मैंने उस दिन जो शहादत होनी थी ना सॉरी जो सेक्रेटरी की होनी थी ना वेरिफिकेशन जो सारा कुछ, मैंने उसके साथ जो है ना अवामन नास जो बनी थी मैंने उनके भी सारा कुछ जो है ना अपनी फाइल कंप्लीट करवा दी थी। तो वो करवा के मैंने जो है ना अपना सारा कुछ कंप्लीट कर दिया। तो मुझे नेक्स्ट जो हियरिंग मिली थी वो 16 अक्टूबर की मिली थी, सॉरी अप्रैल की मिली थी। सही है। तो 16 अप्रैल को जब मैं गया तो उन्होंने मुझे कहा, सॉरी मार्च, मैं अप्रैल कह रहा हूँ बार बार, मार्च। तो उन्होंने कहा कि आपका जो है ना सारा कुछ कंप्लीट है, लेकिन जज साहब का जो है ना आज मूड अच्छा नहीं है, तो आप काइंडली 2 दिन के बाद आए। तो फिर लगवाए हैं मैंने अंदर थोड़े से मूड अच्छा करने के लिए। सही है था। ठीक तो हो गया। आगे फ्राइडे का दिन था तो मैंने अपना अंदराज उसी दिन करवा लिया था। हाँ जी।
मैंने अपना वही कोर्ट की डिग्री लेके मैं जो है ना अपने यूनियन सेक्रेटरी के पास चला गया था। अंदराज मेरा सेम डे हो गया था। मैं खुद लाहौर था, सही तो है। मेरे फादर जो है ना वो डिग्री ले गए थे। तो उसने जो है ना एक मिस्टेक की यूनियन सेक्रेटरी ने, कि उसने मेरा इंदराज ना लिख दिया डेट की बजाय ना। अब मैं मुझे वो डॉक्यूमेंट आया तो ना वो काफी ब्लर था, मुझे नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा ठीक ही होगा। तो सही है। उन्होंने जब शाम को स्टैम्प करके जो है ना मुझे भेजा, तो मैंने देखा तो वो, अब नेक्स्ट डे सैटरडे था। अब सैटरडे की और संडे की जो है ना छुट्टी, अगर मैं सैटरडे आता था तो वो फिर इसी में आ जाता था कि ये तो डे ऑफ के ऊपर निकला हुआ है। क्योंकि रिसेंटली इसी तरह का केस बना था कि उनका किसी का सैटरडे को बर्थ सर्टिफिकेट बना था तो इनवैलिड हो गया था। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो है ना मेरी अपॉइंटमेंट को मेरी अपॉइंटमेंट भी थी और मेरे पास भी बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं था। तो फिर जैसे ही संडे 12 बजे हैं तो मैंने अपना वो यूसी सेक्रेटरी से अपना निकलवाया बर्थ सर्टिफिकेट। वो मेरे फादर साहब ने है ना लाहौर भेजा मुझे भाई को। भाई ने सुबह मुफा करवाया और 11 बजे मेरे पास वो आया डॉक्यूमेंट, और स्कैन कॉपी मैंने वो निकलवा के फिर अपने डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन और सेकंड वेरिफिकेशन के लिए एम्बेसी में सबमिट कर दिए थे 20 मार्च को। अच्छा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एक तो आपने रात को 12 बजे बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाया, तो भाई आपके लाहौर में थे और आप जी इस्लामाबाद में थे, तो वो सेम डॉक्यूमेंट भाई के पास गया, हाँ जी उन्होंने उसको मोफा करवाया और मोफा करवा के अपने एम्बेसी में हाँ जी स्कैन डॉक्यूमेंट सबमिट करवाया था, जी ओरिजिनल हाँ नहीं जी। उन्होंने करवाया। मुझे स्कैन करके कॉपी भेज दी ना। ठीक है। नहीं, एम्बेसी में कॉपी देनी होती है ना। हाँ, देनी तो कॉपी, तो वो लेकिन मोफा ओरिजिनल हो चेक गया था तो करते हैं ना। उन्होंने हाई नहीं चेक नहीं किया था मेरा उन्होंने अच्छा ना। अच्छा अच्छा। तो मैंने उनको जो है ना सबमिट करवा दिया था और उन्होंने एक्सेप्ट दिया था। मैंने उनको जाके ना पहले ही बता दिया था कि मेरा डॉक्यूमेंट ना अभी मोफा हो रहा है, हम्म। तो काइंडली आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा मेरा। तो अच्छा, उन्होंने कहा चलें ठीक है, ये कोई भी इशू नहीं, बताएं लेकिन आप दो आप बजे से पहले आ जाइएगा। सही, यानी कि आपको उन्होंने अपने 9 बजे या 11 बजे, मेरा ख्याल वो अपॉइंटमेंट होती 11 बजे आई थिंक सो, सबमिट करवाने की ना। हाँ जी, जैसे ही ओपन हुआ है ना, हाँ। तो फर्स्ट बंदा मैं ही था जो एम्बेसी अच्छा के अंदर एंटर हुआ था, क्योंकि मेरी अच्छा अच्छा। लीगलाइजेशन भी थी। सही तो सही उन्होंने सही। मेरे डॉक्यूमेंट ले लिए थे। तो हम्म उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरा डॉक्यूमेंट ना मोफा हो रहा है, अभी अभी सबमिट है, तो मुझे हम्म। थोड़ा सा टाइम दे दें। तो उन्होंने कहा था 2 बजे तक आप ना आ जाइएगा। और ये किस डेट की बात कर रहे हैं आप? तो उस टाइम जो है ना, ये 20 मार्च को, ओके, 20 मार्च जिस ले। दिन मेरी लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट थी प्लस सेकंड वेरिफिकेशन की। अच्छा, ये पॉइंट यहाँ पे जो 20 फरवरी था, यानी कि आपको ईमेल आई थी, तो उसमें उन्होंने 20 मार्च की आपसे रिक्वेस्ट की थी कि 20 मार्च को नेक्स्ट आपने जाना है, या उसमें आपको 28 मार्च फरवरी बोला था? अब उन्होंने इसमें एक और बड़ी मजे की बात थी, उन्होंने मुझे 28 मार्च की थी। तो मैंने उनको, ये जब मैंने देखा मार्च, मुझे केस मेरा रिसॉल्व नहीं हो रहा, जो हाँ जी, फेब की थी ना सॉरी फिर पहले। 28 की थी। जी ठीक है। जी, फेब की थी ना। तो मुझे जब लगा कि ये मेरा जो है ना केस नहीं होगा इतने डेज के अंदर ना, तो मैंने उनको 26 को मेल कर दी। तो मुझे अगले दिन ही मैसेज आ गया। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे ना एक वीक और दे दें। तो उन्होंने मुझे ईमेल के अंदर जो है ना नेक्स्ट वीक की जो है ना मेल कर दी कि ठीक है आप आ जाएं। ओके। अब नेक्स्ट वीक के अंदर जब मैंने देखा मेरा केस खराब हो गया, मैंने हम्म। उसी दिन ही मेल की। मुझे उसी दिन ही रात को 2:30 बजे मेल आ गई, चलें ठीक है आप नेक्स्ट वीक आ जाएं। अब नेक्स्ट वीक के अंदर फिर मेरा मसला बन गया, मुझे नहीं मिला कि डिसीजन नहीं मिला। मैंने फिर एम्बेसी को मेल की। मैंने कहा मुझे फाइनल टाइम ना आप 20th की जो है ना एक फाइनल अपॉइंटमेंट दे दें, इससे जो है ना डिले नहीं होगा। तो हम्म। उन्होंने मुझे थर्ड टाइम भी जो है ना मेरी अपॉइंटमेंट चेंज करके मुझे 20 मार्च की दे दी। ओके, अब आपका तो फिर उस दिन हार्ट 190 बल्कि 200 पे जा रहा होगा, कि इधर से वो निकलवाना रात को 12 बजे, फिर भाई मोफा में है और आपने एम्बेसी में सारा कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, एक्सटेंशन भी नहीं और ले सकते ना, कि बंदा कितनी की ले ले। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल, चलें। क्योंकि वो ऑलरेडी मुझे 3 दफा एक्सटेंशन दे चुके थे। सही है। अच्छा, ये जी, यानी कि फिर आपका हो गया, और तो ये फिर। डॉक्यूमेंट्स फिर मेरे लीगलाइज। अच्छा, एक और चीज, मुझे इंसब्रुक यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है ना 7 मंथ के बाद रिस्पॉन्स आया था। ये बड़ी मजे की बात है। ओके। अच्छा, वो जो आपने नॉन मैंने जो नॉन लीगलाइज डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे उनका? नहीं नहीं, जी जी, ये जो मैंने इंस्ब्रुक का तो पोर्टल होता है ना, तो मैंने जी। वहाँ पर लीगलाइज नहीं नॉन लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए थे असेसमेंट के लिए ना। हम्म तो वो जब असेसमेंट हो जाती है वो फिर मेल कर देते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दें हम्म फाइनल चेक के लिए। तो वो फिर फौरन जो है ना लेटर आ जाता है। तो मैंने 7 जुलाई को अप्लाई किया था। हम्म। और मुझे रिस्पॉन्स आया था 26 फेब को,
कि आप जो है ना हमें डॉक्यूमेंट्स जो है ना, और अच्छा उन्होंने मजे की बात मुझे 2 दिन दिए थे जस्ट, कि आप 2 डेज के अंदर जो है ना अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दें अगर आपने इसी सेमेस्टर के अंदर कंटिन्यू करना है। सही तो है। मैंने उनको मेल की कि मैं 28 को तो जो है ना मुझे उस टाइम अपॉइंटमेंट मिली थी, ये मैंने इस चीज़ से हट के उनको मेल की चले मुझे 4-5 दिन दे दें, मैं हम्म। अपने डॉक्यूमेंट लीगलाइज करवा के जो है ना आपको भेज देता हूँ। तो उनका सही है। रिप्लाई आया था कि इट्स ऑलरेडी टू लेट, तो आप जो है ना नेक्स्ट सेमेस्टर जो है ना अपना कंसीडर करें। तो मैंने उनको कहा ठीक है, मेरे डॉक्यूमेंट जैसे लीगलाइज होंगे मैं आपको सेंड कर दूंगा, हम्म। तो आप मुझे जो है ना नेक्स्ट सेमेस्टर का जो है ना एडमिशन लेटर दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा चले ठीक है। मैंने 31 मई, सॉरी 31 मार्च में डॉक्यूमेंट सेंड किए थे, जो कि 3 अप्रैल को यूनिवर्सिटी को पहुंचे थे हम्म। तकरीबन दिन में। तो वो मुझे रमज़ान था, तो मुझे अफ्तारी के टाइम जो है ना एडमिशन लेटर आ गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से। 2 कोर्सेज के अंदर अप्लाई किया था, दोनों में मुझे लेटर आ गया था, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग और हम्म। सेकंड था बैंकिंग एंड फाइनेंस। ओके। तो आपने फाइनेंस को क्यों नहीं, बैंकिंग एंड फाइनेंस को क्यों नहीं चूज़ किया? ये क्वाइट कॉमन है। आप मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग की तरफ क्यों गए हैं? उसकी मेन रीज़न एक ये है, एक तो मेरा जो ना शुरू से इंटरेस्ट था मार्केटिंग में, और सेकंड मैं बिजनेस भी अपना जो है ना रन कर रहा हूँ और वो भी मार्केटिंग के रिलेटेड है। ठीक है। और दूसरा ये है कि मेरा जो पीछे जो मेजर था बीबीए के अंदर वो भी मार्केटिंग था, तो इट्स क्वाइट इजी फॉर मी, ये इसकी जो मेन रीज़न है ना। क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी ये TU व्यान से भी एडमिशन लेटर आया हुआ है इस टाइम, और JKU ने भी मुझसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर किए थे लेकिन मैंने नहीं सेंड किए। TU व्यान से मुझे बिजनेस इंफॉर्मेटिव्स के अंदर और डाटा साइंस के अंदर दोनों के एडमिशन लेटर आए हुए हैं। डाटा साइंस के अंदर उन्होंने मुझे एडिशनल 5 सब्जेक्ट्स कहे हैं, और बिजनेस इंफॉर्मेटिव्स के अंदर उन्होंने मुझसे एडिशनल 7 सब्जेक्ट्स कहे हैं, जो कि मैंने सेकंड सेमेस्टर तक उनको साथ कैरी उनको कंप्लीट करना है मैंने। ओके, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, यहाँ अब ये हमने काफ़ी डिटेल के साथ बात कर ली, होपफुली जो सुनने वाले हैं उनको भी आइडिया हो गया होगा। एंड पे जो मैं करना चाह रहा हूँ कि सेल्फ स्पॉन्सरशिप, वो आपने कैसे की, जी उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट किए हैं, वो जो हैं उस पे अब हम डिटेल के साथ अब बताएंगे। आप एक थोड़ा सा हमें समरी बताएं, फिर अगर क्वेश्चन हुए तो मैं उसमें से ज़रूर पूछूंगा। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि मेरी जो है ना मेरे नाम के ऊपर ना 2 कंपनीज हैं। एक कंपनी जो है ना IT रिलेटेड है, ठीक है, ये ना एक हम्म। UK बेस्ड कंपेन है, जो मैं जो है ना यहाँ पर बैठ के UK के अंदर रन कर रहा हूँ, ठीक है, एज ए थर्ड पार्टी कमीशन बेस के ऊपर। सही है। और जो सेकंड मेरी कंपनी थी वो जो है ना मेरा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, ठीक है, जिसके अंदर हम 1/2 लीटर हो गया या 1.5 लीटर हो गया, 90 लीटर की जो बोटल्स होती हैं ये सप्लाई वगैरह करते हैं। हम्म। ठीक है, फील्ड। तो ठीक है। ये 2 थी। तो जो तो मेरी जो UK बेस्ड कंपनी थी ना उसका मेरा जो है ना कंपनी अकाउंट भी बना हुआ था। सही हो और गया। जो दूसरा मेरा बिजनेस था उसके लिए जो है ना मैं अपना पर्सनल अकाउंट यूज कर रहा था, सही है। जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लिए। तो इस तरह होता था कि हर मंथ जो है ना एक स्पेसिफिक अमाउंट 8 लाख से लेके जो है ना 10 लाख तक जो है ना मेरे कंपनी अकाउंट के अंदर इन इन आउट हो जाती थी। मतलब हम जो है ना पैसे अपने कंपनी के अकाउंट में मंगवा लेते थे, 2 पार्टनर थे हम। तो हम्म। उसके बाद जो है ना आधी आधी पेमेंट जिस हिसाब से होती थी ना हमारी, जो डिवाइड हो रही होती थी, हम उधर से ही जो है ना अपने अकाउंट्स के अंदर जो है ना ट्रांसफर कर लेते थे। मतलब एक प्रॉपर ट्रेल बन रही थी कि ये 2 पार्टनर हैं और ये 2 अकाउंट्स के अंदर जो है ना इक्वली अमाउंट जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर मंथ जैसे ही पेमेंट आती है एक बाहर से। ठीक हो गया। और जो दूसरा अकाउंट था वो मतलब एक तो जो है ना वो मैंने अकाउंट एक हद तक मैंने वो अपने मामू को भी दिया हुआ था कि आप जो है ना इसको यूटिलाइज करते रहें साथ साथ ना, आपकी कोई हम्म। पेमेंट वगैरह होती है कोई बड़ी, आप ना मेरे अकाउंट में मंगवा लीजिएगा। सही तो हो गया। वो पिछले जो है ना 7-8 मंथ से यही कर रहे थे कि उस अकाउंट के अंदर जो है ना हर मंथ हम्म। 30 से लेके 40 लैक्स इन होता था, और फिर हम्म। वो जो है ना विड्रॉ हो जाता था चेक की सूरत के अंदर ना, सही हो चेक हो गया। जाते थे या ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाते थे। तो वो जो है ना अकाउंट की हेल्थ उससे जो है ना बहुत अच्छी बन गई थी मेरी। तो जब मैंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन लगाई है सेल्फ स्पॉन्सर के अंदर, वो मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ दोनों कंपनीज की मैंने क्या क्या लगाई थी। जो मेरी पार्टनरशिप वाली कंपनी है उसके अंदर जो है ना मैंने अपनी पार्टनरशिप डेट लगाई थी। अब वो ठीक जो हो गया। मेरी कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है फॉर्म C जिसको कहते हैं, जो रजिस्टर करवाए ना आप पार्टनरशिप डेट को, तो वो मिलता है, वो मैंने लगाया था। हम्म। प्लस
मैंने उसके अंदर एक चीज़ जो है ना अपने पार्टनर से एक किस्म का मैंने एक एफिडेविट ऑफ गारंटी उससे ले लिया था अपने लेटर हेड के ऊपर। मेरे पार्टनर ने मुझे लिख दिया था कि ये मेरा पार्टनर है, ठीक है, ये हमारी कंपनी है, ये हमारी कंपनी की डिटेल्स हैं। तो मैं जो है ना इस चीज़ से एग्री हूँ कि मेरा पार्टनर बाहर जाएगा तो मुझे इस चीज़ से कोई इतराज़ नहीं, और ड्यूरिंग इसकी जो स्टडीज़ होगी वो तमाम का तमाम एक्सपेंस जो है ना कंपनी बेयर करेगी। ओके, बस कंपनी इतनी सी रिस्पॉन्स। चीज़ उसने लेटर, हाँ जी, उसके ऊपर जो है ना लेटर हेड के ऊपर लिख के स्टैंप लगा के सिग्नेचर करवा लिए थे उससे मैंने। और जो मेरा दूसरी कंपनी था उसका मैंने अपना पंजाब फूड अथॉरिटी का लाइसेंस लगवाया था। और जो कंपनी जो मेरी पर्सनल स्टेटमेंट थी उसकी लास्ट जो 10 ट्रांजैक्शंस थी ना मैंने उस बना ली थी खुद ही ना अपने ठीक लेटर हो हेड गया। के ऊपर कंपनी के ऊपर। उसको मैंने साइन स्टैंप कर दिया था क्योंकि मैं ही ओनर था, तो मैंने अपने साइन और अपने स्टैंप कर दिए थे। तो जिस जिस डेट की ट्रांजैक्शंस थी मैंने उसी डेट के हिसाब से जो है ना उसके ऊपर डेट्स वगैरह लिख दी थी। सही हो गया। ये हो गया। और एक मैंने सिर्फ एफिडेविट बनाया था सेल्फ स्पॉन्सर का, ठीक है। उसके अंदर मैंने अपना पर्सनल अकाउंट नंबर, उसके अंदर जो बैलेंस था वो लिखा, और उसके अंदर मैंने लिखा है कि फर्स्ट ईयर के लिए जो है ना मेरे पास ये फंड्स अवेलेबल हैं, और सेकंड ईयर्स के लिए ना ये दो मेरी कंपनी है, और जो मेरी पार्टनरशिप कंपनी है उसमें से 50% शेयर्स हर महीने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और जो दूसरी मेरी कंपनी है उसकी तो तमाम अमाउंट है ना वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट होती रहेगी। सही और हो ये गया। अमाउंट मेरे पास ऑस्ट्रिया में जो है ना अवेलेबल है थ्रू माई डेबिट कार्ड। मास्टर या ये वीज़ा मैंने का। लिख दिया था ठीक उसके हो गया। अंदर। हाँ जी, मैंने ये जो है ना इसके अंदर लाइन लिख दी थी। ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा इसके अंदर ये अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे नहीं, पूछ ये लीजिए। मोर देन मतलब क्लियर है, मोर देन क्रिस्टल। सिर्फ ये बताएं, आपकी आरपी आपने किस डेट को फाइल की थी और आंसर कब आया? मैंने अपनी आरपी फाइल की थी 6 जून को, ठीक है। और जो मुझे रिस्पॉन्स आया था एम्बेसी की तरफ से वो 13 जुलाई को आ गया था, वीज़ा डी की अपॉइंटमेंट के साथ, ये 19 जुलाई के अंदर। इस्लामाबाद एम्बेसी से आया ना? हाँ जी, 37 डेज में मेरी जो है ना आरपी अप्रूव हो गई थी। अच्छा, एक चीज़ मजे की, आरपी मेरी ना पहले की अप्रूव हो गई थी, वो मुझे जो है ना पता भी लग गया था। वो इस तरह कि मैंने 6 जुलाई को जो है ना मैंने मजिस्ट्रेट को मेल कर दी थी एक टेम्पलेट अच्छा सा उठा के, जो है ना मैंने उनको उसके अंदर लिखा कि मेरे कुछ बिजनेस प्लान्स हैं, मुझे जो है ना उसके अकॉर्डिंग प्लान करने हैं, तो काइंडली अगर पॉसिबल है तो आप मुझसे जो है ना रिस्पॉन्स अपना मेरा जो रिस्पॉन्स है ना वो शेयर कर दें। तो उसके अंदर उन्होंने मुझे जो है ना उन्होंने कह दिया था कि आपका जो प्रोसेस है ना मंडे को फाइनल हो के ना, तो मंडे वाले दिन ही आपको एम्बेसी जो है ना आपको कांटेक्ट कर लेगी। सही हो गया, ज़बरदस्त, ठीक हो गया। ठीक है, तो मंडे को मुझे मेल नहीं आई थी, मुझे मेल आई थी फिर ये वेडनेसडे को, लेकिन मुझे अपॉइंटमेंट वही मिली है जो मंडे वालों को मिली हुई है। अच्छा, यानी कि अब मजिस्ट्रेट हाँ ने जी, इंसबर्ग का ये हो रहा है कि वो एम्बेसी को, इस्लामाबाद एम्बेसी को इन्फॉर्म करते हैं, इस्लामाबाद एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स दे रही है। तो एक चीज़ यहाँ पे जी, इस पॉडकास्ट में मैं ये भी ऐड कर दूं कि जब आप खुद मजिस्ट्रेट से पूछ के वीज़ा डी की अपॉइंटमेंट लेते हैं तो नॉर्मल आपकी ऑब्जर्वेशन होगी कि वो आपको 1 महीने के डिले के साथ देते हैं अपॉइंटमेंट। लेकिन अगर एम्बेसी की तरफ से खुद बिल्कुल ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू अगर आपको अपॉइंटमेंट आए तो वो बहुत जल्दी होती है, लाइक वो विद इन अ वीक टू 2 वीक मैक्सिमम होती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। अगर खुद आप बिल्कुल वीज़ा डी के लिए रिक्वेस्ट करें कि आपको मतलब मजिस्ट्रेट ने आपको इन्फॉर्म कर दिया और आप एम्बेसी को डायरेक्ट कहते हैं कि जी मेरी वीज़ा डी मतलब मेरा आरपी अप्रूव हो गया, मुझे वीज़ा डी की अपॉइंटमेंट दो, तो वो नॉर्मली ऑब्जर्वेशन में यही आया कि 1 महीने से ज़्यादा डिले आता है। और अगर जैसे हमायूं के केस में भी आप देख सकते हैं कि जब एम्बेसी खुद करती है तो विद इन 1 वीक वो आपको जो है वीज़ा डी की अपॉइंटमेंट दे देती है। ज़बरदस्त हो गया, परफेक्ट। बिल्कुल। हमायूं हमारे तो अच्छा, मैं इसके अंदर ना आपको एक चीज बता दूं आपको, जी जी। फाइनेंशियल्स के हिसाब से ना कुछ लोग ना मैसेज करते हैं ग्रुप के अंदर में ना एज को लेके। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि मेरी एज भी इसी तरह थी कि मेरे कुछ मंथ अंडर 24 में आ रहे थे, कुछ मंथ जो है ना अबाउट 24 के अंदर आ रहे थे। मेरी जो है ना मई के अंदर जो है ना 2024 के अंदर मेरी एज जो है ना 24 हो रही है, सही ठीक है। है।
तो इस चीज़ को लेकर ना मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में था कि मैं पहले 7 मंथ के इतने रखूं और अगले जो 5 मंथ के हैं वो इतने रखूं। तो इस चीज़ को मैंने क्लियर करने के लिए ना मैंने अपने बिहाफ के ऊपर ना मजिस्ट्रेट के पास एक बंदा भेज दिया था वहाँ पर ना अपने एक दोस्त के थ्रू अच्छा। कि ये जो है ना क्लियर कर दें। तो वो क्वेरी लेके चला गया था उसके पास। तो मजिस्ट्रेट ने उसके अंदर जो है ना क्लियरली मेंशन कर दिया था कि अगर आपकी डे ऑफ अपॉइंटमेंट आपकी एज अगर 23 ईयर्स और 11 मंथ्स भी है ना, तो आपने जो है ना अपने फाइनेंशियल 23 के हिसाब से देने, आपने 24 के हिसाब से नहीं देने। तो उसने मुझे क्लियरली लिखा था कि यू नीड 7400 यूरोज इन योर अकाउंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, जो कि वियना से बिल्कुल ही 90 डिग्री के ऊपर है। अकॉर्डिंग टू वियना उसमें ये है कि जितने मंथ बनते हैं वो कैलकुलेट होंगे आपके स्टडी टाइम से। लाइक वो काउंट करते हैं सितंबर से, अगर आप जा रहे हैं ना फॉर एग्जांपल, तो वो सितंबर से सही है। अगस्त तक के टाइम को देखेंगे और उसमें देखेंगे अगर आप 24 से ऊपर हो रहे हैं 24 से नीचे हो रहे हैं। इंसबर्ग में ये चीज़ बिल्कुल सही ही है। डिफरेंट है। लाइक वो देख रहे हैं कि बिल्कुल। आप किस डेट को आरपी फाइल करें। इसमें तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की वो ये बचत हो जाएगी अगर वो इंसबर्ग के लिए जा रहे हैं, तो एक क्वाइट गुड इन्फॉर्मेशन। तो ये रियली एक जो है आज की जो है पॉडकास्ट की बहुत ही ज़्यादा अच्छी टिप आपने दी है कि इंसबर्ग वाला जो मजिस्ट्रेट है उसका ये आंसर है। दिस इज़ लाइक अ हाईलाइट ऑफ दिस पॉडकास्ट। बिल्कुल। हमारे एंड पे और जिन अगर लोगों को जो है ना अकोमोडेशन में इशू आ रहा है ना इंस्ब्रुक के अंदर, मैं जी आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना एक वेबसाइट का लिंक शेयर कर अंडर 26 एज उनका रूल है स्टॉर्म का ना, वो अबाउट 26 एक्सेप्ट नहीं करते। जो अंडर 6 हैं वो उस वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करें। अगर उनको 2 या 3 डेज के अंदर रिस्पॉन्स नहीं आता तो उनको कॉल करें, कॉल करके अपनी ईमेल और बताएं उनको, तो है ना फौरन आपको एक फॉर्म भेज दें। उस फॉर्म को आपने फिल कर 100 यूरोज उनको डिपॉजिट सेंड कर देना है और विद इन जो है ना 2 वीक्स आपको जो है ना रूम एलोकेट डिपॉजिट कितना आपने है सबमिट वो करना उसके है? साथ मैं जो पहली डिपॉजिट एप्लीकेशन देनी है ना, एप्लीकेशन के साथ आपने जो डिपॉजिट भेजना है ना 300 भेजना है। ओके ठीक है। सही अगर हो वो गया। उनके पास रूम अवेलेबल नहीं होगा ना, वो 30 यूरो डिटेक्ट करके 270 यूरो आपको वापस भेज देंगे। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई जो है ना मसला नहीं हुआ, क्योंकि हम्म, ऑलरेडी जो है ना वहाँ से हम 9 से 10 लड़कों को अकोमोडेशन लेके दे चुके हैं। सही हो गया। चलो ठीक है। ठीक है हमाइयो, आप अपना लिंक मुझे व्हाट्सएप पे कर दें। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी डाल दूंगा। तो इससे ये कि इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की जो है वो हेल्प हो जाएगी। बहुत शुक्रिया स्पेशली आपके टाइम जी का। ठीक है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। 19 जुलाई के लिए हमारी विशेज़ हैं आपके साथ। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे और बेस्ट विशेज़ फॉर योर स्टडीज़ और आपके बिज़नेस के लिए भी। तो वुड लाइक टू थैंक यू अगेन एट द थैंक यू सो एंड। मच भाई। तो यू आर मोस्ट वेलकम। आपका और जो है ना बहुत ज़्यादा अफजाल भाई का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप जो है ना हमारी हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सो इंशाल्लाह मच जी। भाई। ओके थैंक यू। सी यू गाइस। और जो ओके। लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं देख रहे हैं उनके लिए कि काइंडली चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ जो है इसको डिस्कस करें, ताकि अगर कोई ऑस्ट्रिया का प्रोसेस कर रहा है तो दे कैन गेट हेल्प और इनको एक अच्छी गाइडेंस मिल जाए। थैंक यू। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।